अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यह है लेक्चर फ्रॉम 193 टॉपिक टू 202 टॉपिक्स। Starting from 193 topic, challenges of interprofessional working for reflective practice, effective interprofessional team working। अगर effective interprofessional team working होगी तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। इफेक्टिव स्कूलिंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड एंड कंसर्टेड एफर्ट्स फ्रॉम टीचर। अगर एक इफेक्टिव स्कूलिंग होगी उसमें कोऑर्डिनेटेड या कंसर्टेड एफर्ट्स ऑफ टीचर इन्वॉल्व होती है। इफेक्टिव केयर के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज रिक्वायर होती हैं। और अगर टीम वर्क किया जाएगा दैट कंट्रीब्यूट्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर एक ही एम्प्लॉय पर सारा बर्डन डाल दिया जाए तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी एम्प्लॉय को। अदरवाइज अगर जो एक्टिविटीज है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो टीम वर्क लीड्स टूवर्ड्स जॉब सेटिस्फेक्शन। एंड देन टीम वर्क it also causes development and promotion of interprofessional communication। कम्युनिकेशन लाइन डेवलप करती है ये टीम वर्क। और ये सब चीज़ें मिलकर एक इफेक्टिव स्कूल डेवलप कर रहे होते हैं। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस प्रोफेशनल आइडेंटिटी, it is also involved in effective interprofessional team working। and then one's own personal professional identity या फिर दूसरों की क्या assumptions है about professional identity, they also leads to effective team working। then the capabilities required to adjust your own practice। अब ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रोफेशनल सेटिंग में टीम वर्किंग की वजह से जो आपकी अपनी प्रैक्टिस है वो एडजस्ट हो सके, आप लोग उस वर्क इन्वायरमेंट में इजीली एडजस्ट हो सके। देन डिफरेंसेस इन करियर हिस्ट्रीज एंड वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन, क्वालिफिकेशन एंड स्टेटस आर ऑल इन्वॉल्व इन इफेक्टिव इंटरप्रोफेशनल टीम वर्किंग। ये सब मिलकर एक इंटरप्रोफेशनल टीम वर्क को इफेक्टिव बनाते हैं। देन कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस। कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है कि जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए उस पर डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हम इसको कहते हैं कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। Learning that comes from being involved in community of practice is often not formalized and usually unacknowledged by the workplace as a legitimate work of learning। अब कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है? ये एक सोशल फिनोमेना है और न्यू नॉलेज जब आता है इट लीड्स टूवर्ड्स चेंजिंग एजेंट्स। Then if the working environment allows and encourages this type of learning experience, opportunities for professional and practice development are greatly increased। अगर तो इस तरह से सोशल फिनोमेना या सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज होता है इन अ वर्किंग इन्वायरमेंट, इट लीड्स टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज प्रैक्टिकल डेवलपमेंट आपकी होती है। आप प्रोफेशनली ग्रो अप करते हैं और प्रैक्टिकली भी आप ग्रो अप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इस टेबल को करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस एंड इंटर प्रोफेशनल लर्निंग। कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस को अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। इसमें से आपको द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, शेयरिंग नॉलेज, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह पर गैदर होते हैं और किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो उस पर वर्क कर रहे होते हैं, दिस इज कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। और कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस में 3 स्पेसिफिक डोमेन्स ऑफ नॉलेज होती शेयर की जाती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज विद इन द कम्युनिटी। कॉमन क्या बॉडी नॉलेज का कंटेंट है। देन कमिटमेंट टू फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ नेटवर्किंग। एक तो कॉमन नॉलेज शेयर किया जा रहा है, सेकंड ग्रुप ऑफ एक नेटवर्क बन रहा है पीपल का जो आपस में शेयरिंग करे, शेयरिंग ऑफ नॉलेज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन शेयर्ड प्रैक्टिस, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 डोमेन्स ऑफ नॉलेज शेयर की जाती हैं विद इन द कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस: the common body of knowledge within the community, the commitment to forming a group of for networking, and the third one is the shared practice. Then what is the role of reflective practitioner? Interprofessional learning में reflective practitioner का क्या role है? Number 1, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो इंटरप्रोफेशनल लर्निंग है उसको इफेक्टिव बनाता है। उसका काम होता है कि मेक श्योर करना कि इंटरप्रोफेशनल लर्निंग इफेक्टिव हो, यानी कि बाअसर हो। लेवल ऑफ द करिकुलम इट्स डिज़ाइन, अब ये सब कुछ डिज़ाइन करना रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का काम है। टाइम टेबलिंग, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एकेडमिक ग्रुप, सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज। जब ये सब एक ऑथेंटिक और वैलिड वे से और इसको इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इंटर प्रोफेशनल लर्निंग इफेक्टिव होगी। देन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर व्हाट गोज ऑन इन द लर्निंग एनवायरनमेंट, कि लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, इसकी भी जिम्मेदारी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की होती है।
अगर जो एक्टिविटीज लर्निंग एनवायरनमेंट में अप्लाई की जा रही हैं, अगर वो इफेक्टिव होंगी तो इंटर प्रोफेशनल लर्निंग इफेक्टिव होगी, लर्निंग बिहेवियर्स इंप्रूव होंगे। अब स्कूल मैनेजमेंट ऑफ इंटर प्रोफेशनल ग्रुप्स, इसके लिए गाइडलाइन क्या है? नंबर वन, इंकरेजमेंट को प्रमोट करना। देन मेजोरिटी ऑफ द कोलैबोरेशन हैज रेलेवेंस टू ऑल, कि एक तो इंकरेजमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, मेक श्योर देयर इज एडिक्वेट डाइवर्स एंड इक्वल मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि जो एक्सपीरियंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। देन मेजोरिटी ऑफ कोलैबोरेशन हैज रेलेवेंस टू ऑल, के ज्यादातर जो कोलैबोरेशन होती है वो आपस में इंटरलिंक कर रही होती है, रिलेटेबल होती है। यूटिलाइज द स्किल्स नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, के जो स्कूल मैनेजमेंट में इंटर प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं वो स्किल्स नॉलेज और एक्सपर्टीज को तमाम पार्टिसिपेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती होनी चाहिए और अप्लाई अप्लाई किए जाने चाहिए। अब रोल ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, इसके अकॉर्डिंग इसके बारे में एक लर्निंग थ्योरी है। द रेशनल ऑफ प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लर्निंग इज आल्सो अंडरपिन्ड बाय लर्निंग थ्योरीज। इसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं, सच उनका जो मेन फोकस है वो है इफेक्टिव लर्निंग, कि लर्निंग शुड बी इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि बस सिलेबस पढ़ाते जाएं और स्टूडेंट्स की लर्निंग कुछ भी ना हो। और अगर स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं तो वो इफेक्टिवली लर्न करें, वो प्रैक्टिकली उस लर्निंग को अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, in theory, slightly unfamiliar contexts such as interprofessional learning create this juncture, revealing learning needs and motivating reflective practitioner to close the gap. अब डिफरेंट अब ये जो गैप है बिटवीन समवन थिंक्स दे नो एंड व्हाट दे थिंक दे नीड टू नो, कि कोई सोचता है कि उसे जानना चाहिए और उसको जरूरत है जानने की, अब इन दोनों में एक गैप है। और ये गैप जो फुलफिल है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी है इस गैप को फुलफिल करना। वो किस तरह से इस गैप को फुलफिल करेगा? स्किलफुली फैसिलिटेटेड एंड प्लान्ड आईपीएल से, कि वो एक प्लान्ड आईपीएल बनाएगा, और वो जो प्लान्ड आईपीएल होगी दैट लीड्स टू चेंज। उस प्लान्ड आईपीएल की वजह से एक चेंज डेवलप होगा, और चेंज आने की वजह से डिबेट होगी, डिस्कशन होगी उसकी, और कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन क्या होगा? प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रमोट होगी। देन व्हाट इज ग्राउंडेड थ्योरी? सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ग्राउंडेड थ्योरी है क्या, फिर आप उसके अंदर की चीजें भी पढ़ेंगे। ये मैंने इसकी डेफिनेशन ऐड की है ग्राउंडेड थ्योरी की। Grounded theory is a research approach to study process, interactions, and actions for the purpose of developing middle-range theories of substantive problem. इसकी आसान डेफिनेशन ये नीचे मैंने मेंशन की हुई है सेकंड पे। ये क्वालिटेटिव मेथड होता है जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप एक स्पेसिफिक फिनोमेना को स्टडी करें या प्रोसेस को स्टडी करें, और उससे आप न्यू थेरीज, आप उससे न्यू नॉलेज जनरेट कर सकते हो, विच इज बेस्ड ऑन द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ रियल वर्ल्ड डाटा। कि आप एक फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं, आपने उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया, उस पर एनालिसिस किया, और आप इससे एक नई थ्योरी, आप एक अपनी रिपोर्ट तैयार करें। आपने उससे क्या सीखा कि आप उसके एक रिटन डॉक्यूमेंट रेडी करें। दिस इज द ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंड वैसे भी बेसिक लेवल को बोलते हैं। देन फोकस, ग्राउंडेड थ्योरी का फोकस क्या है? जनरेटिंग थ्योरेटिकल आइडियाज और हाइपोथेसिस फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, कि आप अपने तजर्बे से थ्योरेटिकल आइडियाज या हाइपोथेसिस जनरेट करना। दिस इज द मेन फोकस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। देन कोर एलिमेंट्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी के कुछ कोर एलिमेंट्स हैं। नंबर वन, इंक्वायरी shape, which is shaped by the aim to discover social and social psychological processes. Number two, creative analytical codes and categories, के ग्राउंडेड थ्योरी में हम एनालिटिकल कोड्स क्रिएट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। आपके पास एक इंफॉर्मेशन का चंक आता है अगर, तो आप उसको कैटेगराइज करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस किया जाता है। नंबर वन, इंक्वायरी, कि आपने क्यों प्रॉब्लम को इंक्वायर किया, उसको कैटेगराइज किया, देन उसकी आप उसने उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया, एनालिसिस करेंगे उसको, और जो एनालिटिकल प्रोसेस है that leads to some induction, employer prompts theory discovery and development rather than verification of pre-existing theories, कि एनालिटिकल प्रोसेस में जो ऑलरेडी थ्योरी है, बजाय इसके कि आप उसी के रिजल्ट्स को यूज करें, बल्कि आप अपने जो कलेक्टेड डाटा है उस पर उस पर टेस्ट रन करके एनालाइज करते हैं उसको जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। देन थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की जाती है। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में क्या है? रिफाइन, एलैबोरेट एंड एग्जॉस्ट कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज, कि आपने एनालिसिस करने के बाद आप उससे जनरेट करेंगे, डिड्यूस करेंगे आइडियाज, आपने क्या लर्न किया, आप उसको थ्योरेटिकली डॉक्यूमेंट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में ले आएंगे।
और उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देंगे। सिस्टमैटिक एप्लीकेशन इन्वॉल्व होती है, दिस इज अनदर कोर एलिमेंट ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी ऑफ एनालिटिकल मेथड विल प्रोग्रेसिवली लीड टू मोर एब्स्ट्रैक्ट एनालिटिकल लेवल्स। Then, data analysis begins to develop theories, explanations that suggest further cases to sample. अब data analysis जब किया जाता है, ये further analysis करेंगे। आपने जो data collect किया है, आपने different group of people से, आपने कोई interview based या फिर कोई questionnaire based आपने उनसे data collect कर लिया। अब आप उस ने उसका एनालिसिस किया कि हर किसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द पर्पस ऑफ डाटा एनालिसिस, टू सजेस्ट फर्दर केसेस टू सैंपल, के इससे आप फर्दर केसेस सजेस्ट कर सकते हैं कि जिनकी आप सैम्पलिंग करके उनसे डाटा कलेक्ट करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं। What is the purpose of this data analysis? To develop theory about phenomena of interest which are grounded or rooted in observation. Uh, Second, it allows the reflective practitioner to take a researcher role in order to seek out and conceptualize related social patterns and structures through constant comparison. अब constant comparison में क्या है, continuously आप compare कर रहे होते हैं कि आपके जो results आए हैं, जो literature में, जो other studies में जो उनके results हैं, आप उनके साथ constantly compare कर रहे होते हैं कि क्या क्या changes आ रही हैं आपके sample में, या फिर कौन सी सिमिलैरिटीज आ रही होती है। कंपैरिजन हमेशा जब भी किया जाता है, हमें या तो सिमिलैरिटीज पता चल रही होती हैं या फिर डिफरेंसेस पता चल रहे होते हैं। देन कोडिंग। कोडिंग, जब आपके पास एक चंक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन है, आप उसके चंक्स बना लेते हैं, उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, आप उसकी कोडिंग कर सकते हैं। while do you comparison you will be taking notes and coding, आप उसकी कोडिंग कर रहे हैं या फिर उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, दैट इज कोडिंग बेसिकली। जो आपके कलेक्टेड डाटा है, उनका जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप उसको रिटर्न फॉर्म में अगर लिख रहे हैं, दैट इज कोडिंग। देन स्टेजेस इन डेवलपिंग अ ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी को डेवलप करने की 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 ओपन कोडिंग, नंबर 2 एक्सियल कोडिंग, नंबर 3 सिलेक्टिव कोडिंग। अब ओपन कोडिंग में क्या होता है कि आपके पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को चंक्स में डिवाइड करके कैटेगराइज कर लेंगे, आप प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। देन एक्सेल कोडिंग में क्या होता है, इसमें जो आपने कैटेगरीज इन ओपन कोडिंग बनाई हैं, उन कैटेगरी को आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, इंटरकोनेक्ट कर रहे होते हैं इन एक्सियल कोडिंग, इंटरेक्शन डेवलप कर रहे हैं उनमें। देन सिलेक्टिव कोडिंग। सिलेक्टिव कोडिंग में क्या होता है कि आप एक उसमें से कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, जो आपने ओपन कोडिंग में की कैटेगरीज बनाई थी, उनमें से एक कैटेगरी को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब उस कैटेगरी पर एक कंप्लीट स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं, दैट कनेक्ट्स द कैटेगरीज प्रोड्यूसिंग अ डिस्कर्सिव सेट ऑफ थ्योरेटिकल प्रोपोजिशंस। इसके बाद ये ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग और सिलेक्टिव कोडिंग की डिटेल बताई हुई है। ओपन कोडिंग में क्या है, हम कोडिंग, ओपन कोडिंग में अभी मैंने बताया कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने उसके कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है। इसमें कांस्टेंट कंपैरेटिव अप्रोच यूज की जाती है, जिसमें सैचुरेशन या अनसैचुरेशन, सैचुरेशन का फिनोमेना यूज किया जाता है। अभी ये इसके बाद आगे साइक्लिक प्रोसेस भी आएगा, उससे भी मैं आपको सैचुरेशन समझा दूंगी, व्हाट इज सैचुरेशन। अच्छा, ओपन कोडिंग में कोडिंग जो यूज की जा रही है, आपने चंक्स इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज कर लिया, कैटेगराइज करके आपने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, दिस इज कोडिंग। कोडिंग प्रोसेस इटरेटिव हो सकता है, बिल्ड अप ग्रेजुअली बेस्ड ऑन अर्ली कोडिंग। के इटरेटिव का मतलब होता है जो पिछले वाले के साथ लिंक करता हो, जिस तरह आपके पास नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं, हर एक पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ के साथ कुछ ना कुछ लिंक करता होगा, उसका कॉन्सेप्ट पिछले पैराग्राफ के साथ बिल्डअप हो रहा होगा। तो कोडिंग इज सच एन इटरेटिव प्रोसेस। जिस तरह मैथ्स का अगर कोई क्वेश्चन करें, हर स्टेप वाइज वो प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट आप सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाते हैं, तो हर स्टेप पिछले स्टेप के साथ लिंक कर रहा होता है। तो कोडिंग इज बेसिकली इटरेटिव, जो जिसमें हर न्यू कोड पिछले कोड के साथ लिंक अप कर रहा होता है। देन एक्सियल कोडिंग। एक्सेल कोडिंग में एक मॉडल यूज किया जाता है। एक्सेल कोडिंग में जो मॉडल है, इसमें क्या है, कैजुअल कंडीशंस होंगी कि आपके पास जो प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट क्या है, उसका आप सेंट्रल फिनोमेना आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई किया जाता है, और फिर उसकी इंटरवीनिंग कंडीशंस चेकआउट की जाती हैं, फाइनली एक्शन या इंटरेक्शन स्ट्रेटजीज डेवलप होंगी, और लास्ट में हम उससे कॉन्सिक्वेंसेस उससे जनरेट कर लेंगे, रिजल्ट जनरेट करते हैं।
वन बाय वन ये नीचे मॉडल की कैजुअल कंडीशंस क्या चीज़ है, इन्फ्लुएंसेस दैट सेंटर फ्रॉम इवेंट्स या इंसिडेंसेस या हैपनिंग्स हो रही है, दे आर द कैजुअल कंडीशंस। फिनोमेना क्या है, जो सेंट्रल आइडिया इवेंट या हैपनिंग हो रही है या सेट ऑफ एक्शंस हैं जो लीड करेंगे टुवर्ड्स हैंडलिंग दैट सिचुएशन। स्ट्रेटजीज क्या हैं, ये पर्पसफुल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होती हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं विच कैन बी टेकन टू अचीव द गोल। देन कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वो जगह या वो लोकेशन जहां पर उस इवेंट ने होना है, अकरिंग ऑफ दैट इवेंट टेक्स प्लेस। थर्ड वन इज सिलेक्टिव कोडिंग। सिलेक्टिव कोडिंग में मैंने आपको कहा था, एक हमने जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके अराउंड हम एक स्टोरी बिल्डअप करते हैं, उसको हम मेन फोकस रखें। तो इसमें एक स्टोरी लाइन, द conceptualization of the story, the core category. The selective coding systematically relating the core category to other categories and filling in categories that need further refinement. कि one by one after another जो कोडिंग है वो एक दूसरे साथ लिंक करते हुए बिल्डअप होती है। देन आप चले जाएं, द ग्राउंडेड थ्योरी इज द स्टडी ऑफ अ कॉन्सेप्ट। इसमें थ्रेटिकल सेंसिटिविटी होती है। अब थ्रेटिकल सेंसिटिविटी के दो सोर्सेज हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। प्रोफेशनली वर्क प्लेस एनवायरनमेंट जो आपका एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस जो डेली लाइफ से आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। अब एनालिसिस प्रोसेस, थ्रेटिकल सेंसिटिविटी क्या चीज़ है आपको ये भी पता हो, तो इसकी ये नीचे डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है, इज अ गुड थिंग इन दैट इट हेल्प्स अस कनेक्ट व्हाट वी नो टू व्हाट वी डू नॉट नो। कि थ्रेटिकल सेंसिटिविटी कनेक्ट करती है जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते, इन दोनों को आपस में रिलेट कर रही होती है अबाउट व्हाट वी आर स्टडिंग। मींस ये एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ थ्रेटिकल सेंसिटिविटी क्या है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन, द स्टेजेस इन डेवलपिंग ग्राउंडेड थ्योरी। यहाँ पर इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बेसिकली दी हुई है। नंबर वन के फिलोसफिकल एजम्पशंस, कि आपके पास एक कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई स्टेटमेंट होगी आपके पास या कोई हाइपोथेसिस होगा, आप रिसर्च मेथड आप उसके बारे में थिंक आउट करेंगे और कोई ना कोई आप रिसर्च मेथड अप्लाई कर रहे होंगे। अब आपने उसके बारे में सोचने के बाद आपने उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्शन टेक्निक अप्लाई करेंगे। डाटा कलेक्शन के बाद डाटा अरेंज होगा, ऑर्गेनाइज होगा और फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा, उस पर टेस्ट रन करके एनालिसिस करेंगे। जब एनालिसिस करने के बाद जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप उसकी रिटर्न डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिटर्न रिकॉर्ड आप रेडी होगा। देन सम अप्रोचेस टू ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी के दो अप्रोचेस हैं, टू मेन वेरिएंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर वन, स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन, और यही वाला वेरिएंट सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है। सेकंड वन इज ग्लेजर। स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन क्या कहता है, ये यूज करता है वन कोडिंग पैराडाइम जिसमें कॉन्टेक्स्ट या कंडीशंस, इंटरेक्शंस या कंडीशंस और कॉन्सिक्वेंसेस ये सब इन्वॉल्व होते हैं। जबकि ग्लेजर ने 18 कोडिंग सिस्टम दिया था, फैमिलीज गिविंग मैनी मोर ऑप्शंस, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। ये ज़्यादा सिंपल फॉर्म है स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन की अप्रोच इन यूजिंग ग्राउंडेड थ्योरी, तो इसलिए ज़्यादातर यही यूज़ की जाती है। इसमें थ्रेटिकल कोडिंग की जाती है, द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी, जिसमें हम थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं, बिल्डअप करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, लिखते हैं, कुछ रिपोर्ट रेडी की जाती है। So two approaches, the Strauss and Corbin. The second one is a Glaser. The most commonly used approach is the Strauss and Corbin. The research problem. ये एक सीक्वेंशियल स्टेप सीक्वेंस में बताया हुआ है स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन प्रोसेस को, कि आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होगी। रिसर्च प्रॉब्लम में क्या होगा, स्टडी ऑफ अ सेंट्रल फिनोमेना इन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च क्वेश्चन दैट एड्रेसेस अ प्रोसेस। जब आपके पास प्रॉब्लम आई, उस पर आप थिंक आउट करेंगे। थिंक आउट करने के बाद आप उस एक प्रोसेस को एड्रेस करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, विच कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। इसमें एक्टिविटीज आ सकती हैं, उन एक्टिविटीज के रिस्पॉन्स में एक्शन हो सकता है और इंटरेक्शन बाय द पीपल इन्वॉल्व होंगे। फिर विच ग्राउंडेड थ्योरीज बिगन्स टू अंडरस्टैंड बाय डेवलपिंग। अब जब ये आप इन एक्टिविटीज पर गौर फिक्र कर लेंगे, उसके बाद आपने इसकी कैटेगराइज करेंगे, रिलेटिंग कैटेगरीज बनाएंगे और डेवलप अ थ्योरी। आपने कैटेगरीज बनाकर उस पर एनालिसिस करके आप एक थ्योरी डेवलप करेंगे एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। ये स्ट्रॉस एंड गॉर्बिन अप्रोच है। आप इसी तरह से पेपर में अगर आ जाए तो आप मेंशन करेंगे इसको। देन टाइप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी की दो टाइप्स हैं। इमर्जेंट डिजाइन है इसका, इमर्जेंट डिजाइन ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, एंड सेकंड वन इज द कंस्ट्रक्टिव डिजाइन, कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। तो आप लोगों को इसके अंदर जो चीजें ये थोड़ी डिफिकल्ट हैं टू अंडरस्टैंड,
तो इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन ऐड कर दी। आप ये डेफिनेशन कर लें तो आपको इसके अंदर की चीजें समझ आ जाएंगी। व्हाट इज इमर्जेंट डिजाइन? नाम से आपको पता चलना चाहिए, इमर्जेंट मीन्स इमर्ज होना, किसी चीज से इवॉल्व होना। इट इज द एबिलिटी टू अडेप्ट न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और फाइंडिंग्स दैट अराइज व्हाइल कंडक्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। के जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उससे जो हम आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स या फाइंडिंग्स डिड्यूस कर रहे होते हैं, उसमें से हम इवॉल्व कर रहे होते हैं या एवेलुएट कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं इमर्जेंट डिजाइन ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। मींस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर से आप कुछ आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स जनरेट कर रहे हैं। देन कंस्ट्रक्टिविटीज डिजाइन। कंस्ट्रक्टिविट का वर्ड कंस्ट्रक्शन से निकला है कि आपने कुछ नया बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो इसमें क्या, इट इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट seeks to understand and explore a social process where no adequate prior theory exists। कि आपने कोई नोवेल आइडिया जनरेट किया, कोई नई चीज जनरेट की जिस पर कोई प्रीवियस कोई थ्योरी या कोई जो रिपोर्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये नीचे वाली ज्यादा सिंपल इसकी डेफिनेशन, रिसर्च मेथड दैट फोकसेस ऑन जनरेटिंग न्यू थ्योरीज थ्रू इंडक्टिव एनालिसिस ऑफ द डाटा। कि हमने डाटा, न्यू डाटा गैदर किया, उसका एनालिसिस किया, उस पर उसके रिजल्ट इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो रादर देन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। कि ऑलरेडी जो थ्योरी प्रेजेंट है या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, आपने उसको यूज नहीं किया, बल्कि आपने न्यू डाटा गैदर किया और न्यू थ्योरी डेवलप कर रहे हैं। दिस इज कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। तो बस आप लोग ये दो डेफिनेशंस कर लें तो आपका इसके अंदर का कॉन्टेंट फुलफिल हो जाएगा और आप इसको फर्दर अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। The next one, zigzag data collection and analysis. What is zigzag data? Saturation of categories क्या चीज होती है? अगर saturation of categories को अचीव करना है तो हम इसके लिए zigzag data collection and analysis approach यूज करते हैं। zigzag data analysis क्या है? आपने सबसे पहले एक सैंपल ऑफ पीपल है या सैंपल आपका स्टडी सैंपल है, आपने फर्स्ट इंटरव्यू लिया उन सैंपल से, जो आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, इंटरव्यू लेंगे, आपने उसकी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है आपने उसकी कैटेगराइज कर लिया। सेकेंड टाइम अगेन इंटरव्यू करेंगे। अब जो आपने पहले कैटेगरीज की हुई थी आप फर्दर उसको रिफाइन कैटेगराइज करेंगे, उसमें से जो काम की चीजें हैं वो कैटेगरीज आप उसमें से पिक कर लेंगे और फर्दर हो सकता है न्यू कैटेगरीज भी आपके पास आ जाएं। देन थर्ड इंटरव्यू के बाद मोर रिफाइंड कैटेगरीज होंगी और अब जो आपके पास कैटेगरीज बन गई है इट इज क्लोज टू सैचुरेटेड कैटेगरीज के आपके पास अ नंबर ऑफ ऑथेंटिक एंड वैलिड कैटेगरीज का कलेक्शन आ गया आपके पास। डाटा कलेक्शन, दिस इज डाटा कलेक्शन बेसिकली। और ये जो सारी आप कैटेगरीज बना रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है या आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, और यहाँ पर आप एनालिसिस करके इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो दिस इज द अप्रोच while going from preliminary categories to more refined categories and finally the saturated categories. नेक्स्ट ये नीचे आपके पास जस्ट क्वेश्चंस इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर दिस लेक्चर फ्रॉम 183 टू 202 लेक्चर टॉपिक्स। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे मेरा लेक्चर तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।